नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आपके अपने चैनल द एनजीओ गुरु में हमारा प्रयास है कि हम रोजाना आपको बहुत सारी ग्रांट एप्लीकेशंस की जानकारियां दे सकें जो इस समय अवेलेबल हैं। याद रखिए दोस्तों, ये समय और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में यानी कि मार्च आने में अब मात्र 2 से 3 महीनों का समय ही शेष है। तो ऐसे में आपकी ग्रांट मिलने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं अगर आपकी संस्था साल भर एक्टिव रही है और आप जो है लगातार ग्रांट एप्लीकेशन जरूर करते जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको ग्रांट प्रपोजल मिलने के या आपके प्रपोजल के सैंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, जुटे रहिए और सभी प्रकार की ग्रांट एप्लीकेशंस को जो है आवेदन करते रहिए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी सेट होती है तो उसको सबमिट कीजिए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी में किसी प्रकार की कोई कमी लगती है आपको, तब भी भरने का प्रयास अवश्य करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आज आप अभ्यास करेंगे तो आप कल के लिए अपनी तैयारी पहले से कर चुके हैं। तो याद रखिएगा, भले ही आज आपकी एलिजिबिलिटी सेट नहीं है लेकिन कल आप उस चीज के लिए योग्य हो जाएंगे तो आपको उस समय भी किसी कंसल्टेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया कीजिए दोस्तों। आप करीबन 1000 से ज्यादा एनजीओज हमारी वीडियोस को डेली देख रहे हैं, जो मैं सिर्फ एक दिन का अपडेट दे रहा हूं। हालांकि दूसरे दिन तो वो 1000, 2000, 3000 भी हो जाती है, लेकिन मैं डेली की अपडेट दे रहा हूं। डेली जैसे ही वीडियो लॉन्च होती है 1000 व्यूअर्स हमारे जो है वीडियो को देखते भी हैं, लेकिन 100 से भी कम लोग उसको लाइक करते हैं। प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दिया कीजिए। सब्सक्राइब चैनल को अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, कोशिश कीजिए आगे हम अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाते रहें, जिससे कि ये जानकारियां और भी लोगों तक पहुंचती रहें। जरूरतमंदों की हेल्प करना, ज्ञान बांटना, ये एक बुद्धिजीव की निशानी है। तो बुद्धिजीवी बनिए। आपके काम की जानकारी है अथवा नहीं है, लेकिन आप आगे भी उसको शेयर कीजिए। इसमें बिल्कुल भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज की हमारी जानकारी की ओर। मैं आपको बताना चाहूंगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा, पिछली बार जब गवर्नमेंट ने एप्लीकेशंस ली थी, आपके जो है एक प्रोजेक्ट था सामाजिक और न्याय विभाग का, जो आपने ध्यान होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पे आपने अप्लाई भी किया था, नशा मुक्ति केंद्र से रिलेटेड। तो ऐसे में बहुत सारे राज्य ऐसे होते हैं जहां एप्लीकेशन संस्थाएं जो है जानकारी के अभाव में नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी जगहों पर जो है आपके लोकल जो अखबार होते हैं उन्होंने जो है जो संबंधित विभाग है वो विज्ञापन के माध्यम से जो है जानकारी जरूर प्रेषित करता है। ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि आप अखबारों पे भी नजर रखिए। चलिए जी, अब बढ़ते हैं हमारी वीडियो में जानकारी की ओर कि हमें अब करना क्या है और किस चीज की एप्लीकेशन सबसे मांगी गई है। चलिए जी, NAPDDR स्कीम आपने सुनी होगी, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। तो नशा मुक्ति केंद्र के संचालन से संबंधित ये ग्रांट होती है और ये ग्रांट आमंत्रित की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। किस किस जिले के अंदर, अगर हम जिलों की बात करते हैं तो बूंदी, टोंक, सीकर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, पाली, झुंझुनू यानी कि ब्यावर अजमेर, झुंझुनू अलग है, ब्यावर अजमेर में, बांसवाड़ा, चूरू, राजसमंद, धौलपुर और नागौर जिले में जिला एवं ब्लॉक मुख्यालय पर, ध्यान रखिएगा, जो आपका जिला मुख्यालय है या फिर ब्लॉक मुख्यालय है उस पर उपयुक्त सुलभ स्थान जो कि किराया मुक्त आवास हो, यहाँ जहां पर किराया ना देना पड़े, जिसमें 15 बेडों हेतु नॉन मेट्रो शहरों में 4000 स्क्वायर फीट स्थान उपलब्ध होने पर नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। तो किराया मुक्त आपको जो है आवास मिलेगा, ये जगह मिलेगी आपको, एक सुलभ स्थान जो है उपयुक्त स्थान आपको अवेल कराया जाएगा
इसके संचालन के लिए। तो उपरोक्त जिलों में नशा मुक्ति केंद्र का संचालन राजकीय भवन में किया जाना प्रस्तावित है, लेकिन राजकीय भवन नहीं उपलब्ध हो पाने की स्थिति में पर्याप्त भवन की व्यवस्था संस्था को ही करनी है, जिसके लिए संस्था को किराए का भुगतान देय नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट में ऑलरेडी लिखा था कि जो सुलभ स्थान जो कि किराया मुक्त आवास हो, तो किराया गवर्नमेंट आपको नहीं देगी। तो ऐसे में अगर आप इस प्रोजेक्ट पर गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं तो इच्छुक स्वयंसेवी संस्थाएं संबंधित जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में 25 नवंबर तक अपना आवेदन किसी भी हाल में सबमिट कर दें। तो आप फिजिकली जाके भी सबमिट कर सकते हैं। शर्तें के लिए भारत सरकार की वेबसाइट grants-msji.gov.in NAPDDR-TDAC-info जो भी है मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो ई अनुदान वाली साइट है वहां पर नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन की जो है कंप्लीट गाइडलाइन अवेलेबल है। उसके माध्यम से आपको सारी जानकारी देख लेनी है कि आपको किस स्थिति में जो है नशा मुक्ति केंद्रों का जो है संचालन करना है। अगर मैं अब इसकी बात करता हूं कि अगर मैं इसकी बात करूं कि ये गाइडलाइन कहती क्या है, तो इस प्रकार से जब आप वहां पर जाकर सर्च करेंगे तो इस प्रकार से गाइडलाइन आपके पास जो है निकल के आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से। तो इस स्कीम को एक बार आप सभी लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है। जब भी आपके यहाँ भी अगर किसी प्रकार का जो है एप्लीकेशन ली जाती हैं ऑल ओवर इंडिया से, तब भी आपके बहुत काम आने वाली है। तो इसके प्रीफेसिस क्या क्या रहेंगे ये ध्यान से आपको एक बार पढ़ लेने हैं। चलिए जी, बैकग्राउंड क्या रहेगा इसका, किस आर्टिकल के अंदर, किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ये खोले जाते हैं नशा मुक्ति केंद्र, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं या चलाने की योजना बना रहे हैं। चलिए जी, ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या क्या हैं, जैसे फोकस ऑन प्रिवेंशन ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस जनरेशन, आइडेंटिफिकेशन, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ इंडिविजुअल विद सब्सटेंस डिपेंडेंस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर थ्रू कलेक्टिव एफर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के एफर्ट्स रहते हैं। अवेयरनेस, एजुकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ऐसे लोगों को जो नशे में ग्रस्त हैं उनको पहचानना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको ट्रीटमेंट देना, उनकी रिहेबिलिटेशन करना, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके जो है गाइडलाइन के अंदर। तो क्रिएट अवेयरनेस एंड एजुकेट पीपल अबाउट इल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल्स, फैमिली, वर्क प्लेस एंड इन द सोसाइटी एट लार्ज। तो ऐसी चीज़ों का क्या असर पड़ता है समाज के ऊपर, परिवार के ऊपर, एक व्यक्तिगत तौर पे भी उसके संबंधित अवेयरनेस करना, एजुकेट करना लोगों को। ध्यान रखिएगा, जब आप इस प्रकार की किसी भी ग्रांट को अप्लाई करने की सोचते हैं उससे पहले याद रखिएगा, आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस मांगा जाता है। वो एक्सपीरियंस क्या कहता है? मैं नहीं कहता कि आप जो है पहले से एक वृद्धाश्रम चलाइए, मैं नहीं कह रहा आपको पहले से आप जो है एक नशा मुक्ति केंद्र खोल के बैठ जाइए, लेकिन एटलीस्ट इनकी गाइडलाइन को पढ़कर ये छोटी छोटी एक्टिविटीज आप जरूर कर सकते हैं। आप अवेयरनेस कैंप जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप रैलियां निकाल सकते हैं नशा मुक्ति से संबंधित, है ना। आप जो है नशा बंद करने से संबंधित, दारू हुआ, गुटखा हुआ, ये सब चीजें बंद करने से संबंधित लोगों में अवेयरनेस के कैंप निकाल सकते हैं, जागरूकता रैली निकाल सकते हैं, है ना। आप वर्कशॉप अटेंड कर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप जो है सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप वेबिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज किया कीजिए, क्योंकि ये एक्टिविटीज जब आप करते हैं तो वही आपका एक्सपीरियंस कहलाती है कि आपने इस फील्ड के अंदर जो है 3 साल का काम किया हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए जी, ऐसे ही अब कौन कौन सी एक्टिविटीज और कर सकते हैं, जैसे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, मोटिवेट करना, उनकी काउंसलिंग देना, है ना। डी एडिक्शन ट्रीटमेंट, देखिए ट्रीटमेंट एक अलग फैक्टर हो गया, जब आप अपना डी एडिक्शन सेंटर खोल लेंगे तब आप वहां ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन उससे पहले आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, है ना। छोटे मोटे कैंप लगा सकते हैं उससे संबंधित, है ना। ऐसे लोगों की रिहेबिलिटेशन के, उनकी रिकवरी के लिए आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप जनरल तौर पर भी कर सकते हैं। और मैं सिर्फ यहाँ नहीं कह रहा हूँ, अभी मैं
अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट की बात करता हूं, जैसे अगर मैं सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की ही बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर एक तो नशा मुक्ति केंद्र से संबंधित, तो नशे से संबंधित आप अवेयरनेस कैंप लगाइए, है ना, रैलियां निकालिए, जागरूकता शिविर लगाइए, आप जो है उनकी जांच शिविर लगाइए, उनकी काउंसलिंग के लिए शिविर लगाइए, आप सेमिनार कीजिए, आप वेबिनार कीजिए, है ना, आप ऑनलाइन मीटिंग अरेंज कीजिए। तो करीबन 10 से 15 प्रोग्राम तो मैंने आपको गिना दिए अभी। यही सेम प्रोग्राम आप गरिमा गृह यानी कि जो आपके जो भिक्षावृत्ति मुक्त भारत अभियान जो चलता है उससे संबंधित आप कर सकते हैं। जो भिखारी लोग हैं उनकी काउंसलिंग आप कर सकते हैं, वो किस वजह से भीख मांग रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके अलग अलग जो है आप रिहेबिलिट करवा सकते हैं उनको, है ना। तो बहुत सारी चीजें उनकी अवेयरनेस से संबंधित आप कैंप कर सकते हैं, आप जो है धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आप जागरूकता शिविर लगा सकते हैं, आप रैली निकाल सकते हैं, आप जो है सेमिनार कर सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं, आप जो है ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं इससे संबंधित। तो ये छोटी छोटी चीजें करते रहिए। यही सेम चीज आ जाएगी जब हम वृद्धाश्रम की बात करते हैं, तो बुजुर्गों को आप जो है लोग वृद्धाश्रम में ना छोड़े उससे संबंधित आप रैली निकाल सकते हैं, जागरूकता शिविर लगा सकते हैं। किन कंडीशनों में बुढ़े लोगों को जो है लोग बाहर निकालते हैं, क्या कंडीशंस रहती हैं, कैसे उनको हाइपर होने से संबंधित आप जो है उन्हें मेडिकल काउंसलिंग्स दे सकते हैं कि भाई आपको इतना हाइपर नहीं होना है, क्योंकि जब आप बच्चे थे तब उन्होंने आपकी बहुत सारी गलतियां माफ की हैं, आज वो बुजुर्ग हैं तो आपको उन्हें बच्चे की तरह पालना चाहिए। तो ये बहुत सारी अवेयरनेस कैंप्स आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सेमिनार वेबिनार बहुत कुछ कंडक्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो वहां पर आपका यही एक्सपीरियंस तो काम आता है जो आपने फील्ड में किया हो। स्कूलों में जाइए, अवेयरनेस कैंप दीजिए आप इससे संबंधित, ठीक है। गरिमा गृह की हम बात करते हैं या ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो महिला आयोग का है, चाहे वो बच्चों से संबंधित है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप चले जाइए तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज जो यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं, ये सारी एक्टिविटीज आप अपने यहाँ कंडक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं उसके लिए आपको गरिमा गृह खोल के बैठना है, जरूरी नहीं उसके लिए आपको नशा मुक्ति केंद्र खोल के बैठना, जरूरी नहीं उसके लिए आपको जो है अभी से पहले से ही जो है आपको एक वृद्धाश्रम खोल के बैठना। ये सब चीजें आप खोल लेंगे, बाद में अप्लाई करेंगे, न्यू एप्लीकेशन जब आए तब अप्लाई कीजिए, लेकिन उस समय जब जो आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है वो एक्सपीरियंस संबंधित जो कॉलम है वो आपको खाली ना करना छोड़ना पड़े, उसको नॉट एप्लीकेबल ना लिखना पड़े। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है इन सभी वीडियोस को देखना, क्योंकि इन वीडियोस के माध्यम से ही हम आपको जानकारी ये सारी पहुंचा पाते हैं। समाज में इन चीजों का क्या बुरा असर होता है, इनके संबंधित आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं। लेकिन करेंगे तभी ना जब आप खुद करने की इच्छा रखेंगे, आप गाइडलाइंस को पढ़ेंगे, आप वीडियोस को देखेंगे, सुनेंगे। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये सर्च करते हैं कि वेबसाइट कौन सी है, विभाग कौन सा है, उसके बाद हम खुद गूगल सर्च कर लेंगे। अरे वीडियोस में जो जानकारी दी जा रही है ये वेबसाइट पे नहीं लिखी है। जो मैं आपसे भी बोल चुका हूं पिछले हमने 5-7 मिनट के अंदर जो इंटरेक्शन किया है, ये कहीं भी इस गाइडलाइन में नहीं लिखा हुआ है। ये ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं, जो ग्राउंड पर प्रैक्टिकल व्यक्ति वही दे सकता है जो खुद संस्था चला रहा हो। कंसल्टेंट बहुत है मार्केट में, लेकिन ये ग्राउंड की नॉलेज आपको सिर्फ और सिर्फ द एनजीओ ग्रुप पर ही मिलेगी। तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो ये गाइडलाइंस जब आप पढ़ते हैं तो इन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से ही सारे प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं, इन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से जो है सब चीजें तैयार होती हैं। तो प्रिवेंटिव एजुकेशन अवेयरनेस जनरेशन हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन हो गया, सिटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो गए, है ना, फोकस इंटरवेंशन ऑफ वल्नरेबल एरियाज हो गया, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग होगी, लाइवलीहुड सपोर्ट हो गया, ठीक है, सर्वे, स्टडी, इवेल्युएशन, रिसर्च, इनोवेशन, बहुत सारे स्टेप्स हैं जो एक ड्रग डिमांड रिडक्शन सेंटर खोलने से पहले आप कर सकते हैं। ये आपके लिए एक्सपीरियंस का एक बहुत बढ़िया सोर्स बन जाएंगी। जब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे या कभी आपका मन करा कि मुझे अब नशा मुक्ति केंद्र भी चलाना है, खोलना है हमारी संस्था को, तो उस समय ये चीजें आपके बहुत काम आएंगी। तो हालांकि अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं समय को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ये जो जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एनेक्चर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, इसमें कितनी ग्रांट आती है, कैसे फंड ट्रांसफर होता है, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। ये सारी जानकारी आपको खुद पढ़ लेनी है। करना क्या है, मैं एक बार आपको जो है प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। आपको डायरेक्टली गूगल पर सर्च करना है ई अनुदान। आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर ई अनुदान भी सर्च कर सकते हैं। तो ई अनुदान जैसे आप सर्च करते हैं तो आपके सामने grants-msji.gov.in यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जो है एक वेबसाइट खुल के आ जाती है। इस प्रकार का एक डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। इस डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको करना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा जो है शो आउट कर देता हूं।
यहाँ पर इसको आप स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर, तो नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है, देखिए NAPPDR, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन रिवाइज्ड गाइडलाइन। तो ये गाइडलाइंस वगैरह ये सब चीजें जो है वो कभी कभी पढ़ के देखिए, ये बहुत काम की चीजें हैं, बहुत कुछ सिखा के जाएंगी, बहुत कुछ आप नया कर सकते हैं, लेकिन सीखने का मन बनाइए। अगर सीखेंगे नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल एक चीज के अगर भरोसे बैठे रहेंगे तो हम शायद सिर्फ भरोसे पे ही बैठे रहेंगे, हमारा भला कभी नहीं होगा। याद रखिए, अपनी संस्था को, अपने कार्यों को बहुत सारे सामाजिक क्षेत्रों में जो है वास्ट रूप से फैला दीजिए। कोई महादान नहीं लगता इस चीज के लिए, कोई बड़ा आपको जो है फंड नहीं लग रहा है इसके लिए। अरे जब आप अवेयरनेस देने के लिए निकलेंगे तो आप एक बार आवाज दीजिए, पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। आप जानकारी दे रहे हैं, आप नॉलेज दे रहे हैं लोगों को, क्यों लोग आपको इग्नोर करेंगे, क्यों लोग सुनने से मना करेंगे? आपके अंदर बोलने की कला होनी चाहिए, आपके अंदर उस संबंधित विषय पर ज्ञान होना चाहिए। लोग आपको सुनने के लिए बेताब बैठे हैं, आप निकलिए तो सही मार्केट में। हम सोचे कि घर बैठे ग्रांट आ जाएगी, घर बैठे ग्रांट नहीं आती है, थोड़ा सा प्रयासरत आपको होना पड़ेगा। और जब तक आप फील्ड में एक्टिव नहीं है तब तक कोई भी विभाग, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी एजेंसी आपको ग्रांट नहीं दे सकती है। ये मैं बिल्कुल कड़वे शब्द कह के चल रहा हूं। अगर आप इस भरोसे बैठे हैं कि हम बिना कुछ करे हमें ग्रांट मिल जाएगी, तो बिल्कुल इस भरोसे को त्याग दीजिएगा। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। और राजस्थान की जो भी संस्थाएं हैं, राजस्थान में काम करने के इच्छुक जो भी संस्थाएं हैं, वो इन संबंधित जिलों के लिए अपनी इस ग्रांट के लिए जो है आवेदन जरूर जमा करवा दीजिएगा। आपके पास 4000 स्क्वायर फीट का जो है स्थान जो है उपलब्ध होना चाहिए, और उसके लिए गवर्नमेंट आपको किराया नहीं देगी। आपके पास वो भले ही चाहे किराए पर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए आपको किराया नहीं देगी। बाकी की चीजें जो है उसकी नॉन रिकरिंग जो अमाउंट्स हैं, वो सब चीज का भुगतान जो है गवर्नमेंट आपको जरूर करेगी। तो इसके लिए आप अपने आवेदन जो है संबंधित विभाग में, संबंधित कार्यालय में, यानी कि जो जिला कार्यालय होता है सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग का, उसमें आपको 25 नवंबर से पहले इसको जमा करवा देना अनिवार्य है। चलिए जी, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।